तो टैक्सेस के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, स्टॉक मार्केट पे टैक्स कैसे लगता है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आएगा, आप ये वाली वीडियो चैनल सेक्शन में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि टैक्स जो है, हमें जो भी इनकम टैक्स लगता है हमारा स्टॉक मार्केट पे, वो हमें प्रॉफिट होने के बाद लगता है। यानी कि हमने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय किए और हमने वहाँ पर एक प्रॉफिट कमाया, इनकम की, उस इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना है, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ चार्जेस स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जो कि आपको प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, आपको पे करना ही करना है। कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं और किस तरीके से लगते हैं, और ये चार्जेस हमसे कौन लेता है, हमें किसको पे करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चार्ज के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये जो चार्जेस लग रहे हैं इनमें से कौन से चार्जेस लगने चाहिए और कौन से चार्जेस बिना वजह हमसे वसूल किए जाते हैं। कमेंट करके बताना, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आप और भी चाहते हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रेडर लकी। स्टॉक मार्केट में कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जिनको हम हिडन चार्ज भी बोल सकते हैं। हालांकि ये हिडन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल शो भी नहीं किए जाते हैं किसी भी ब्रोकर के द्वारा, और इसमें से ज़्यादातर चार्जेस ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिना वजह लिए जाते हैं। और इन चार्जेस के बारे में एक बहुत ख़ास वजह है जो आपको सारे चार्ज की लिस्ट बताने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये चार्ज में हमसे क्यों वसूल किए जाते हैं और इन चार्ज को वसूल करने का पर्पस क्या है। ये जो भी सब मिलके हमसे पैसा वसूल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो में पूरा काला सच आपके सामने आने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में ये जो हम इसको हिडन चार्ज भी बोल सकते हैं, ये जो चार्जेस है ये 7 तरह के चार्ज होते हैं। इवन एक और है 8वां चार्ज, लेकिन वो 8वां चार्ज हर तरीके से नहीं लगता है, वो किसी किसी कंडीशन में इंट्राडे पे लगता है, और वो इंट्राडे पे जो चार्ज लगता है वो भी किसी कंडीशन में लगता है, ऐसे नहीं है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जो है वो 7 चार्ज हैं जो आपको हर कंडीशन में पे करने ही करने हैं। आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, आपको ये चार्ज पे करने ही पड़ेंगे, और इनके बारे में डिटेल में भी समझेंगे। चार्जेस कौन हमसे पे करता है और क्यों पे किए जाते हैं, इससे हमें क्या प्रॉफिट है, मतलब ये हमसे चार्ज क्यों ले रहे हैं। तो टोटल ये 7 चार्जेस लिए जाते हैं जिनमें हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं भाई, ये चार्ज पे करने ही पड़ेंगे, और अगर आप पे नहीं कर पाएंगे तो कोई स्टॉक बाय और सेल भी नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं जो 7 चार्जेस हैं ये कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहला चार्ज है ब्रोकरेज, दूसरा चार्ज है एसटीटी या सीटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा है इसमें जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, और चौथा जो चार्ज है वो है स्टाम्प ड्यूटी, पांचवा चार्ज है एक्सचेंज फी या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज, और छठा चार्ज है डीपी चार्ज जिसको हम डिपॉजिटरी चार्ज भी बोलते हैं, और सातवां चार्ज है सेबी चार्ज। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था, 8वां चार्ज इसमें एक और है जिसको हम ऑटो स्क्वायर चार्ज कहते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे के केस में लगता है, इसको हम आगे समझेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे चार्ज के बारे में समझते हैं। ये चार्ज हमसे क्यों लिए जाते हैं और किसके द्वारा लिए जाते हैं, और इन चार्ज से हमें क्या कोई बेनिफिट है, या सिर्फ जो हमसे चार्ज ले रहे हैं, जो हम जिनको हम पे कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही फायदा है। तो जैसे कि सबसे पहला चार्ज है ब्रोकरेज, और ये एक बिल्कुल नॉर्मल चार्ज है। इसके बारे में लगभग जो भी मार्केट में काम करता है उसको पता ही है। ब्रोकरेज एक फीस होती है, यानी कि जो हम ब्रोकर यूज करते हैं, जैसे मैं जीरोधा और अपस्टॉक्स यूज करता हूं मोस्टली, क्योंकि एक जो ट्रस्टेबल ब्रोकर्स हैं उनमें आते हैं। अगर आप भी इनमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। मतलब हमें एक फैसिलिटी दी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम स्टॉक को बाय सेल कर रहे हैं, ये सर्विस उनकी हम यूज कर रहे हैं। तो वो इस सर्विस को यूज करने के लिए हमसे कुछ चार्ज लेते हैं, उसी को हम ब्रोकरेज बोलते हैं। वैसे तो अलग अलग ब्रोकरेज के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे आज के टाइम में बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो डिलीवरी पे 0 चार्ज लेते हैं। हालांकि इंट्राडे पे उनका अलग अलग चार्ज होता है, बट कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो डिलीवरी पे 0 चार्ज लेते हैं। लेकिन क्या है कि इंट्राडे में वो अपना पूरा चार्ज लेते हैं। वो कितना लेते हैं वो मैं अभी आपको आगे चल के कुछ ब्रोकर्स के पूरी प्राइसिंग की लिस्ट भी दिखाने वाला हूं, जहां पर हम देखेंगे कौन कौन से ब्रोकर कौन कौन से चार्ज कितने कितने % हमसे लेते हैं। दूसरा चार्ज है हमारा एसटीटी या सीटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये जो चार्ज है ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये चार्ज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था 2004 में।
अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये चार्ज गवर्नमेंट हमसे नहीं वसूल करती है, मतलब इन्वेस्टर या ट्रेडर से वसूल नहीं करती है। ये चार्ज जो वसूल करती है गवर्नमेंट, वो करती है ब्रोकर से। मान लो मैं जीरोधा और स्टॉक्स यूज करता हूं, तो ये चार्ज मुझे पे नहीं करना है, ये चार्ज गवर्नमेंट को पे करेगी जीरोधा या अपस्टॉक्स। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वो प्लेटफॉर्म या ब्रोकर गवर्नमेंट को एक टैक्स देगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने क्लाइंट से एसटीटी या सीटीटी लेते हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को देते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे, ये जो ब्रोकर्स है ना, ये डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन उसके लिए ये खुद से नहीं देते हैं। ये जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है एसटीटी या सीटीटी, वो भी अपने क्लाइंट से लेते हैं। तो ये जो टैक्स है एसटीटी या सीटीटी, ये क्या करना चाहिए, जीरोधा अपस्टॉक्स को गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। लेकिन जीरोधा अपस्टॉक्स क्या करती है, ये अपने क्लाइंट से लेती है, मतलब मुझसे लेगी ये टैक्स और उसके बाद गवर्नमेंट को पे करेगी। मजे की बात है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था ब्रोकर्स पे और ब्रोकर्स अपना टैक्स हमसे वसूल करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो ये टैक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आपको आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। ये टैक्स हमारे बाय और सेलिंग दोनों अमाउंट पे लगता है। मतलब हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो भी टैक्स देना पड़ेगा हमें, और अगर हम किसी स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा 0.1%। जो भी हमारा बाइंग अमाउंट होगा या सेलिंग अमाउंट होगा उसका 0.1% देना पड़ेगा। बट अगर हम इंट्राडे के लिए स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें ये बाइंग पे चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ सेलिंग पे लगता है। बाकी आगे अभी हम कुछ ब्रोकर की प्राइस लिस्ट वगैरह देखेंगे, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा चार्ज है हमारा एक्सचेंज फीस या ट्रांजैक्शन चार्ज। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है ट्रांजैक्शन चार्ज। देखो, हम जब भी किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन नजर आते हैं, बीएससी और एनएससी, यानी कि दो ही एक्सचेंज है मेन। तो वैसे तो और भी हैं इंडिया में एक्सचेंज, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो बीएससी और एनएससी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो हम जब भी किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, हम बीएससी में सेल करना चाहते हैं या एनएससी में सेल करना चाहते हैं। आप कोई से में भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये दो ऑप्शन क्यों आते हैं, ये दो एक्सचेंज हैं। अब इन एक्सचेंज का काम क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करते हैं, मान लीजिएगा मैंने कोई स्टॉक को बाय किया, अब किसी ने तो उस स्टॉक को सेल किया होगा तभी तो मैंने बाय किया। तो अब जिस पर्सन ने उस स्टॉक को सेल किया और मैंने इस स्टॉक को बाय किया, तो एक्सचेंज क्या काम करते हैं, जिसने सेल किया उसके डीमेट से मैंने बाय किया, मेरे डीमेट में उस स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसफरिंग का एक प्रोसेस होता है। यही प्रोसेसिंग का काम एक्सचेंज करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर वही स्टॉक मैं सेल कर रहा हूं तो कोई और बाय कर रहा है, तो वही ये एक्सचेंज मेरा सेल किया हुआ जो स्टॉक है उसको ट्रांसफर करेंगे जिसने बाय किया है। मतलब ये एक प्रोसेस होता है, एक डीमेट से दूसरे डीमेट में स्टॉक को ट्रांसफर करने का, वो काम एक्सचेंज करते हैं। और मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही ये काम करते हैं। तो ये प्रोसेस के लिए, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्सचेंजेस हमसे कुछ फीस वसूल करते हैं और उसी फीस को हम एक्सचेंज फी या ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं। और ये ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो बाय करते हो हम चाहे हम सेल करते हो, दोनों कंडीशन में लगेगा। मान लिया हमने कोई स्टॉक बाय किया तो किसी और के डीमेट से हमारे डीमेट में वो ट्रांसफर हुआ, तो एक्सचेंज क्या करेगा, जिसने स्टॉक को सेल किया उससे भी चार्ज लेगा, मैंने बाय किया मुझसे भी चार्ज लेगा। वहीं जब मैं स्टॉक को सेल कर रहा हूं तो कोई और बाय कर रहा है, तो मेरे सेल करने पर मुझसे भी चार्ज लेगा और जिसने बाय किया उससे भी चार्ज लेगा। ये एक्सचेंज एक चार्ज लेता है, बाय करने पर भी और सेल करने पर भी, और ये चार्ज होता है 0.00345%। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें, एक्सचेंज क्या करता है, जो स्टॉक को ट्रांसफर करता है एक डीमेट से दूसरे डीमेट में, उसके लिए एक चार्ज लेता है, उसी चार्ज को हम एक्सचेंज फी या ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं। चौथा चार्ज जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर चार्ज है, जिसको हम डीपी चार्ज या डिपॉजिटरी चार्ज भी बोलते हैं। अब ये डीपी चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है डिपॉजिटरी क्या होती है। वैसे मैं डिपॉजिटरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहले आप समझिएगा डिपॉजिटरी के बारे में। डिपॉजिटरी मतलब आपने कभी ना कभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा, या फिर आप कभी फ्यूचर में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे जब भी आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो लास्ट में आपको एक सीडीएसएल या एनएसडीएल का अकाउंट ओपन करना ही करना होगा, कंपलसरी है। ये सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या है, यही डिपॉजिटरी है। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल या एनएसडीएल। अब ये सीडीएसएल एनएसडीएल डिपॉजिटरी का काम क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करें या फिर शूज़ ब्रांड का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या करोगे, जब भी आप बिग बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको उस ब्रांड के या उस क्लोथिंग ब्रांड की या उस शू ब्रांड का स्टॉक तो चाहिए होगा। अब उस स्टॉक को आप लोगे तो उस स्टॉक को रखने के लिए आपने 100 पीस लिए, 1000 पीस लिए, जितने भी लिए, उसको रखने के लिए आपको एक प्लेस चाहिए होगा ना। अगर आपके पास प्लेस ही नहीं होगा तो आप उस ब्रांड के लिए जो पीसेस लेकर आएंगे, स्टॉक लेकर आएंगे, वो कहाँ रखेंगे। तो हमें इसका मतलब बिजनेस बाद में स्टार्ट करना है, उसके लिए पहले स्टॉक हमें कहां प्लेस करना है, उसके लिए एक जगह ढूंढनी है। जब हम उस जगह को ढूंढ लेंगे उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक रखने के लिए एक जगह चाहिए ना। वही काम डिपॉजिटरी का होता है। हम जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन करना कंपलसरी होता है। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और अपना डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं वो स्टॉक हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट में जाके स्टोर होते हैं। अब डिपॉजिटरी इंडिया में बहुत सारी तो है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। तो इनमें से किसी ना किसी एक पे हमें डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा डीमेट अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। अब सवाल ये आता है कि भाई डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करने की क्या जरूरत। जब हम डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो जो हमारा ब्रोकर है हम उसी के पास अपने स्टॉक रख सकते हैं, हमें डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट ओपन करने की क्या जरूरत है। उसके पीछे रीजन है, आप देखिएगा, जो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं हम किसी ब्रोकर में, तो बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रस्टेबल होते हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे जो नए ओपन होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, डिपॉजिटरी में हमें एक अकाउंट ओपन करके दे देती है कि आपके जो भी स्टॉक होंगे वो आपके इस डिपॉजिटरी अकाउंट में स्टोर होंगे, कलेक्ट होंगे, उसको आप बाद में कभी भी सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 100 स्टॉक बाय किए, अब वो 100 स्टॉक जो है वो आपकी डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा हो गए, स्टोर हो गए। अब किसी दिन क्या हुआ कि आपका ब्रोकर भाग गया, तब क्या होगा, आपके स्टॉक सेफ है क्योंकि वो डिपॉजिटरी अकाउंट में है। अगर ब्रोकर्स भाग भी जाते हैं तो आपके CDSL या NSDL अकाउंट में वो स्टॉक्स हैं। बाद में आप क्या कर सकते हैं, किसी ब्रोकर, दूसरे ब्रोकर के साथ जुड़ के आप उस स्टॉक को सेल और बाय कर सकते हैं। यही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है डिपॉजिटरी, आपके स्टॉक को बिल्कुल सेव रखने का काम करती है। और यही प्रोसेस के लिए वो एक चार्ज भी लेती है जिसी को हम DP चार्ज बोलते हैं। अब इसके ऊपर वैसे तो देखो एक मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई ब्रोकर अगर भाग जाता है तो हमारे जो स्टॉक हैं वो, हमें ये तो पता है डिपॉजिटरी में सेव है, लेकिन उसको हम कैसे वापस से ले सकते हैं, कैसे हम दूसरे ब्रोकर से उसको कनेक्ट करेंगे, वो सब चीजें हम यहाँ पर एक डिटेल वीडियो में ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी डिपॉजिटरी के बारे में फिलहाल इतना ही है कि डिपॉजिटरी जो है हमारे स्टॉक को जो है सेव एक जगह कलेक्ट करती है और सिक्योरिटी पर्पज से हमारे स्टॉक सेव रहते हैं। ब्रोकर भाग भी जाएगा, हमारे स्टॉक हमारे पास है, हम बाद में उसको सेल करके दूसरे अकाउंट के साथ, दूसरे ब्रोकर के साथ जुड़ के इसको सेल करके पैसे ले सकते हैं। यही एक डिपॉजिटरी का काम होता है। अब ये जो डिपॉजिटरी हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगी। अब वो चार्ज जो है वो 10 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच होता है। मतलब कोई ब्रोकर जो है वो 10 रुपए चार्ज करता है इस सर्विस का, कोई ब्रोकर 25 रुपए, कोई 12 रुपए, कोई 15 रुपए, 17 रुपए, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चार्ज लेते हैं। और ये चार्ज ना सिर्फ सेलिंग पे लगता है, जब आप स्टॉक को सेल करते हो, और ये चार्ज इंट्राडे पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटरी में आपके स्टॉक जब सेव हो जाते हैं T1 या T2 डे के प्रोसेस के बाद, तब उसके बाद आप जब सेल करो तब उसके ऊपर आपको CDSL या NSDL का या डिपॉजिटरी चार्ज लगेगा जो कि 10 से 25 रुपए का होगा। और ये सिर्फ सेल की कंडीशन में होगा। और इसमें एक कंडीशन और है, आप इसमें एक स्टॉक सेल करते हैं तब भी आपको डिपॉजिटरी चार्ज उतना ही लगेगा। अगर आप 100 स्टॉक सेल करते हैं तब भी आपको डिपॉजिटरी चार्ज उतना ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 100 रुपए के हिसाब से 100 स्टॉक को सेल किया, मतलब आपने 10,000 रुपए के स्टॉक सेल किए, तब आपके ऊपर जो डिपॉजिटरी चार्ज लगेगा वो मान लो 25 रुपए के हिसाब से लग रहा है, तो आपको 10,000 रुपए पर 25 रुपए पे करने पड़ेंगे। और वहीं पर आपने क्या किया, आपने 100 रुपए के लेवल पर 100 स्टॉक ना सेल करके 100 रुपए के लेवल पर आपने 10 स्टॉक सेल किए, मतलब टोटल आपने कितने अमाउंट के स्टॉक सेल किए, 1,000 रुपए के। तब भी आपको 1,000 रुपए के ऊपर 25 रुपए का ही चार्ज लगेगा। मतलब कुल मिला के चाहे आप 100 स्टॉक सेल कर रहे हो 10,000 रुपए के, चाहे आप 10 स्टॉक सेल कर रहे हो 1,000 के, चार्ज आपको 25 रुपए ही लगना है। और ये चार्ज जो है वो फिक्स होता है ब्रोकर की तरफ से। इसके बाद 5वां चार्ज आता है GST, गुड्स सर्विस टैक्स। देखो मुझे ना ये चार्ज बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, मुझे नहीं पता ये चार्ज क्यों लगाया गया है। अब ये जो चार्ज है ना, इसमें 18% हमें GST देनी होती है। किस चीज़ के ऊपर? ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज या ट्रांजेक्शन फीस प्लस DP चार्ज।
मान लो हमारा 20 रुपए का ब्रोकरेज है और हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगा वो 10 रुपए लगा और डीपी चार्ज हमारा 25 रुपए है। अब हम इन तीनों चार्ज को कलेक्ट करेंगे, 25, 20, 10, 55 रुपए। इस 55 रुपए के ऊपर हमें 18% की जीएसटी देनी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती ये क्यों देनी पड़ रही है। अब इस 55 रुपए पर हमें 18% की जीएसटी देनी है, यही जीएसटी चार्ज होता है। इसके अलावा छठा चार्ज है स्टाम्प ड्यूटी चार्ज। ये जो चार्ज है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है और ये चार्ज हर बार जब भी हम स्टॉक को बाय करते हैं उसके ऊपर लिया जाता है। जो भी हमारा बाइंग अमाउंट है उसके ऊपर 0.015% के समथिंग का ये चार्ज लिया जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जब हम ब्रोकर की चार्ज लिस्ट देखेंगे वहां पर हम ये सब चीजें देख सकते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है हर बार बाइंग करने पर। अब आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है उससे कोई मतलब नहीं स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने आपके बाइंग पर पहले ही पैसा ले लिया। अब आपने मान लो 100 रुपए लगाया, उस 100 रुपए पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना चार्ज ले लिया। अब वो आपका 100 रुपए चाहे जीरो हो जाए उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, उन्होंने तो अपना चार्ज पहले ही काट लिया। ये स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होता है। उसके बाद 7वां चार्ज होता है सेबी चार्ज। सेबी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, सेबी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसको रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो भी एक्सचेंजेस होते हैं सब पे नजर रखने का काम जो होता है वो सेबी का होता है। क्या ये सब वो फ्री में प्रोवाइड करता है? नहीं, सेबी भी इन सब चीज़ों के लिए एक चार्ज लेता है। हो सकता है ये चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज ना हो, लेकिन फिर भी सेबी चार्ज लेता है। अब ये चार्ज कितना होता है? ये 10 रुपए पर करोड़ के ट्रांजैक्शन या फिर 0.0001% होता है। ये बहुत छोटा सा चार्ज है, बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा सेबी पर डे के हिसाब से कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। और ये चार्ज बाय और सेल दोनों पर लगता है। मतलब जब आप बाय कर रहे हैं किसी स्टॉक को तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पे भी सेबी चार्ज लेगा, लेकिन जब आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो वहां पर भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सेबी उस पर भी आपसे चार्ज लेगा। इसी चार्ज को हम सेबी चार्ज बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक 8वां चार्ज जो कि है ऑटो स्क्वायर चार्ज। ये चार्ज इंट्राडे के केस में लगता है और वो भी स्पेशल केस में। आपको पता होगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जब हम स्टॉक को बाय करते हैं तो हमें मार्केट क्लोज होने से पहले 3:15 साढ़े 3 से पहले स्टॉक को सेल करना होता है। और अगर हम सेल नहीं करते हैं तो इंट्राडे के केस में वो स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। अगर हम उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस स्टॉक को हमने सेल नहीं किया, हम भूल गए और वो ऑटोमेटिक स्टॉक सेल हुआ तो उसके लिए ब्रोकर आपसे एक चार्ज पे करता है, उसी को ऑटो स्क्वायर चार्ज बोलते हैं। वैसे तो ये जनरली 50 रुपये होता है, लेकिन अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपने स्टॉक को सेल नहीं किया इंट्राडे के केस में, वो सेल का काम किसने किया है? ब्रोकर ने किया है, जिसके लिए वो आपसे पे कर रहा है, वही ऑटो स्क्वायर चार्ज होता है। तो वैसे तो टोटल ये 8 चार्ज हैं। एक चार्ज और होता है एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, बट ये कोई हिडन चार्ज नहीं है। सभी जितने भी ब्रोकर्स हैं वो अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दिखाते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। जैसे ग्रो के केस में वो 0 एएमसी चार्ज करता है, वो 1 रुपया भी अपने क्लाइंट से या अपने जो उनके ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे लेता ही नहीं है, 0 एएमसी चार्ज देता है। बट ज़्यादातर केस में सभी एएमसी लेते हैं, क्योंकि उनको अपना एक प्लेटफॉर्म चलाना है तो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज लेंगे वे। तो एएमसी चार्ज कोई हिडन चार्ज नहीं है, बट मेन जो है वो ये 8 चार्ज ही हैं। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो टोटल ये जो 8 चार्ज बताए हैं, इन 8 के 8 चार्ज में आप देखिएगा, चाहे ब्रोकर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेबी हो, या फिर बीएससी एनएससी हो, या फिर डिपॉजिटरी हो, जितने भी चार्ज ले रहे हैं उसमें हमारे प्रॉफिट यानी कि आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के प्रॉफिट से उन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। कैसे? ब्रोकरेज जो लेता है वो 20 रुपये इंट्राडे पे लेता है, अलग अलग भी ले सकता है, लेकिन वो बाइंग पे भी लेता है, सेल पे भी लेता है। अगर आपने बाई किया तो आपसे चार्ज ले रहा है वो, और आपने सेल किया, चाहे आप लॉस में सेल करो चाहे प्रॉफिट में सेल करो, उनसे मतलब नहीं है। ब्रोकर को अपना ब्रोकरेज चाहिए, वो आपसे चार्ज लेगा, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब। दूसरा एसटीटी और सीटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसको भी कोई मतलब नहीं। जब भी आप स्टॉक बाय और सेल करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं चाहे आप लॉस में सेल कर रहे हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी भी आपको प्रॉफिट हो लॉस हो देनी ही देनी है। इसके अलावा आप डीपी डिपॉजिटरी, अगर आप स्टॉक को लॉस में सेल कर रहे हैं तो भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं तो भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा सेबी चार्ज, ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है कोई मतलब नहीं, सेबी अपना चार्ज लेगा। एक्सचेंज फीस, आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है कोई मतलब नहीं, आपको एनएससी और बीएससी को पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी के केस में भी सेम है।
आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं, उनको अपने चार्ज से मतलब है। और सेम ऑटो स्क्वायर इंट्राडे के केस में भी आप लॉस में सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, लॉस में सेल कर रहे हो या प्रॉफिट में सेल कर रहे हो, आपको ऑटो स्क्वायर चार्ज देना पड़ेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो इतने सारी कंपनीज हैं, डिपॉजिटरी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, इनका हमसे हमारे प्रॉफिट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इनको सिर्फ अपना चार्ज चाहिए। और ऐसा अगर आप देखेंगे टैक्स के केसेस में, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है उसमें क्या होता था कि हमें प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, बट ये जो चार्ज है ना, ये आपको हर कंडीशन में देने हैं, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। अब आगे मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाने वाला हूं कुछ ब्रोकर्स की, सभी की तो नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो कुछ ब्रोकर्स की लिस्ट देखते हैं और वहां पर देखते हैं ये कौन कौन सा चार्ज कितना कितना पे करते हैं। आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा अपस्टॉक्स। अब स्टॉक्स में आप देखेंगे, यहां पर मैं इसकी प्राइसिंग लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर आप देखेंगे ब्रोकरेज है यहां पर 20 रुपए, इसके अलावा एसटीटी सीटीटी है यहां पर 0.1%, मैं आपको परसेंट नहीं दिखा रहा हूं, बस आप चार्ज देख लीजिएगा। इसके अलावा जीएसटी है, स्टाम्प ड्यूटी है, कितने कितने चार्ज हैं, ये सारे आपको इन्हीं वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन चार्ज हो गए एनएससी बीएससी के। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे डीपी चार्ज है और सेबी चार्ज भी है, यहां पर डीपी है 18 रुपए 50 पैसे लेता है और सेबी चार्ज है। वहीं पर अगर आप ग्रो का देखेंगे तो ग्रो का भी आपको नजर आ जाएगा, ग्रो में भी सेम है, यहां पर अलग अलग चार्ज की जो है हमें लिस्ट नजर आ रही है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। अगर आप चाहेंगे तो ये देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे इनकी पूरी लिस्ट आ गई, एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सेबी टर्नओवर, डीपी चार्ज, इसके अलावा यहां पर सारे चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जीरोधा की अगर आप ऐप देखेंगे तो जीरोधा में भी आपको सारे नजर आ जाएंगे, ब्रोकर, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, सेबी, स्टाम्प, इसके अलावा जो भी चार्ज है वो सब आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो एंजल वन का भी देख सकते हैं, एंजल वन में डीमेट, ट्रांजैक्शन, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी, सब आपको यहां पर चार्ज देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे चार्ज अगर आप देखेंगे, ये सब चार्ज वो चार्ज है, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं, बट आपको मार्केट में काम कर रहे हो, स्टॉक बाय और सेल कर रहे हो, तो ये चार्ज आपको लगेंगे ही लगेंगे। बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी स्टॉक को सेल करते हो या बाय करते हो तो आप उसकी हिस्ट्री में जाके देखना आपने कितने कितने चार्ज, कौन कौन से, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, एक्सचेंज फीस हो गई, या कितना कितना पैसा आपने किस किस को पे किया है, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये चार्जेस के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन से चार्जेस जो है वो बेकार है, बिना वजह हमसे लिए जा रहे हैं, और कौन से चार्जेस ठीक है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है भाई, ब्रोकरेज, ब्रोकर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ब्रोकरेज दे रहा है, ठीक है। एक्सचेंज यानी कि हमें एनएससी बीएससी ट्रांसफरिंग डेटा करती है, हमारे ट्रांसफरिंग स्टॉक करती है, वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसका भी चार्ज बनता है। डिपॉजिटरी हमें स्टॉक को हमारी स्टोर रखती है, वो भी बनता है। सेबी, चलो सेबी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्योरिटी फॉलो करती है तो वो भी बनता है। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी हो गया, एसटीटी हो गया, इसके अलावा जीएसटी हो गया, ये तीन चार्जेस जो है, ये तीन टैक्स हैं, ये बिना वजह हैं। आपके अकॉर्डिंग इन 7 टैक्सेस या 7 चार्जेस में से कौन सा फालतू का चार्ज है जो कि हमें ब्रोकर को हमसे नहीं लेना चाहिए या गवर्नमेंट को हमसे नहीं लेना चाहिए? वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में और भी चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और अगर आप चैनल सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरा दूसरा चैनल नजर आएगा, शॉर्ट ट्रेड, वहां पर मैं मेंबरशिप प्लान ज्वाइन, आपको बटन नजर आएगा सब्सक्राइब के बराबर में, जाके उस सब्सक्राइब के बराबर में बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर हर महीने 4 से 5 स्टॉक देखने को मिलेंगे। 5, 10, 15, 20% तक का प्रॉफिट हम हर महीने लेते हैं। अगर आप भी इस तरीके से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा जानकारी स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट जरूर से कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है या आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कौन सी बातें आपने आज नहीं सीखी या कौन सी बातें आप पहले से ही जानते थे, वो सब कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।